नंदन, अभिनंदन, बहुत 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 स्वागत है आपका आज की हमारे यस वेलकम 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 बैक टू द अनदर पार्ट ऑफ द इन चैप्टर दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। यस, आई नो आई नो आई नो आई नो, बहुत लंबा चैप्टर जा रहा है, बट ये बहुत लंबा चैप्टर भी है है ना? तो इसी लंबा जा रहा है, पता है, बहुत लंबा जा रहा है। हम लोग और भी चीजें पढ़नी है। हमारा फर्स्ट 5 चैप्टर है, तो एक्चुअली नहीं लंबा जा रहा है। बाकी चैप्टर के बारे में भी बात करेंगे, में बात करेंगे। कैसे 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 हो मेरे प्यारे प्यारे? तुम लोग सोच रहे होगे दीदी आज इतना सज धज बैठी हुई है। सज धज की नहीं बैठी हूँ, वापस आ रही थी तो मैं इसी रिकॉर्ड कर बच्चों को अच्छा लगेगा कि दीदी अच्छे से दीदी बस आ जाती कोई भी चीज। हमें सोचा दीदी थोड़ा अच्छे से तैयार होके आई, बच्चों अपनी बच्चों की क्लास लेगी, और अपने क्लास लेगी, मतलब बच्चों के साथ बातें करें, इंटरेक्शन। यस, तो आई अज्यूम आप लोग बहुत मजे में होंगे, बहुत मजे में होंगे, बहुत अच्छा चल रहा होगा सब कुछ, टेंशन नहीं ले रहे हो ना? टेंशन नहीं करना है, वो होगा नहीं, सो टेंशन मत लो। यू लेट्स सब एंजॉय योर डे द फुलेस्ट। अपनी जिंदगी मतलब अपना दिन, आज जो भी दिन है आपका, अच्छे से पूरा जियो। तब उस दिन का आपको रिग्रेट, अच्छा चलो एक छोटा सा मोटिव, क्लास शुरू होने, छोटा सा मोटिव, अपना दिन का खुद का खुल। वो एक बहुत अच्छे वो हैं, कवि हैं, कहा है ये बात, मुझे बहुत भी चीज, ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी। अम, एक दिन, पर्टिकुलर दिन इंसान को समझना, कल आखिरी दिन, कल मरने वाला होता है, कल फांसी होती है, आज के दिन की वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। हमारे पास हर एक दिन है, बट हम हर दिन क्या करते हैं? अरे यार आज का दिन तो ऐसे बोर गया था, आज का दिन में तो पता नहीं है, आज के दिन तो हम ऐसे, हम हमेशा अपने को रिग्रेट ना इसमें बिता देते हैं। यार ये हो सकता था, वो हो सकता था, एक्सपेक्टेशन, जो जैसा हो रहा है वी डोंट एंजॉय दैट वे, और फिर हमें बुरा लगता है ना? और हम अपना पूरा दिन इसमें खत्म कर देते हैं। आज एक दिन एंजॉय इट द फुल, मतलब जो कर रहे हो अच्छा करो, शौक से करो, पूरा करो, मतलब पूरा करो एज एन एंजॉय करो। नॉट लाइक बस काट रहे हैं यार, अच्छा आज का दिन है बस काट रहे हैं, समय काट रहे हैं, सबको एंजॉय करते हैं। तो जब तुम रात में जाके सो ना, तो तुम्हें ये रात में फील आए कि भाई मैं आज पूरे दिन क्या किया, तुम्हें ये फील आना चाहिए यार कि आज कितना मजा आया, ऐसा दिन रोज मेरे साथ। दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस तुम्हारे अंदर है। हर दिन अपना ऐसा मत समझो कि हर दिन प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव चलेगा। योर डे योर लाइफ। तो अपने जो भी तुम्हें दिन ना, मतलब जो भी तुम्हारे दिन है ना, मतलब एवरी, जस्ट ट्रीट इट लाइक कि गाना है ना कि अपना हर दिन ऐसे जियो आखिरी, वैसे ही जियो। अगर उसको वैसे ही समझ के जियो ना, तभी तुम अच्छे से एंजॉय करो। तुम्हें तो तुम और ग्रांटेड ले लेते हो अपनी जिंदगी, यार बहुत दिन बाद में, बाद में करनी, बाद कुछ होता है, आज होता है। अगर अभी तुम्हारा मन है मुझे खा लो, मेरा भी अगर मन है मुझे आइसक्रीम खा लो, अगर तुम्हारा भी मन है तुम्हें कोल्ड ड्रिंक्स, मतलब डोंट वेट फॉर टुमारो। टुमारो कभी नहीं आता, होता है आज, होता है अभी। वांट टू ईट गुड फूड, हैव इट अभी, अभी अभी खाने, तुम्हें वीडियो देखते देखते खाने का मन कर, खाओ। तुम्हें मैगी खानी है, खाओ। और ऐसे मुझे पता है कि बहुत लोग इसको खाते हुए भी देख रहे हो, बहुत लोग, हाँ तुम सही बात कर रही हो। तो तुम जैसे और भी बच्चे हैं ना, तुम भी नहीं हो अकेले, हमारे जैसे और भी बच्चे हैं, कुछ
कोई कुछ और खा रहा होगा, फिर वो क्लास देख रहा होगा, या कोई ऐसे लेटा हुआ होगा, है ना? बट अपने लोगों को इस पे बेसिस पे जज मत करो कि आज मैंने क्या ही किया, मैं और अच्छा। लेट अपनी, दैट इज द बिगेस्ट बिगेस्ट पेनफुल थिंग, दैट इज द मोस्ट बिगेस्ट पेनफुल पनिशमेंट इन योर, तुम अपने आप को वो सजा दो। उस मैंने किया ही क्या भाई, अब मैं कुछ और भी तो कर सकता था, मैं कुछ और भी तो कर सकती थी भाई, क्या वो किया, अब उसको तुम कर सकते, अफसोस मत करो, ठीक है? हाँ उस चीज सकते हो कि हाँ वो चीज अगर अच्छी नहीं, तो आगे कंटिन्यू करो, बट इट डजंट, भाई तुम पूरा दिन आप अपना नहीं, तुम्हारा अगर आधा दिन खराब गया तो तुम क्या करोगे, आधे दिन खराब गया है उसका जो मूड रहेगा, उसके वजह से तुम्हारा जो बाकी का जो दिन है ना, अंदर चला जाएगा, वो भी उसके अंदर समा जाएगा, वो भी खराब हो जाएगा, ठीक है? तो ट्राई टू माइंड, थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लगता है, ऐसा मैं नहीं बोलती कि कोशिश, जब जो हुआ हुआ, खत्म हो गया, उसको ये मत करो, उसको एग्जैजरेट मत, उसको मत, क्योंकि पूरा दिन तुम्हारा फिर खराब है। जब जो हुआ हुआ, सोचो घर में जो, घर में ही अगर घर में हुई और तुम चाह रहे हो तो घर पे ही, घर पे छोड़, डोंट कैरी इट विथ योरसेल्फ टू प्लान विथ योर फ्रेंड्स, और घर का स्कूल, घर का काम, घर की टेंशन, घर की परेशानी घर पे छोड़ो, साथ में लेके मत चलो, तो साथ में लेके जाओगे तो तुम्हारा पूरा दिन भी साथ ही में लेके, आ रही है बात? छोटी छोटी, एटलीस्ट क्लास में तो तुम्हें मिलते हैं, ठीक है? ओके, ऑन दिस नोट, ऑन अ लाइटर नोट, चलो चलो, आई होप तुम सब बहुत मजे में, ओके, गर्मी से परेशान भी हो, मैं बहुत कुछ बार बार ऐसे ऐसे, ओके, तो बैक टू द क्लास, चलो चलिए आज का आगाज करते हैं, है ना? आज हम दो अप्रोचेस पढ़ेंगे, अप्रोचेस, पहले जैसे कि पता है हमारी क्लास की एक परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है, क्या है? यस, क्या है? यस, जैसा तुम जानते हो हमारी क्लास की परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन ये है, हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा, हम उसका रिकैप, जैसा तुम जानते हो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोच। पोस्ट फ्रॉइडियन कौन? वो फ्रॉइड के बाद आए, जो फ्रॉइड के, वो उनकी बहुत चीजों से इंस्पायर थे, लेकिन बहुत चीजों से प्रभावित और हैप्पी और खुश और सहमत नहीं, तो वो थे पोस्ट फ्रॉइडियन, ठीक है? पोस्ट फ्रॉइडियन काफी थे के भी नाम यहाँ लिखे हुए, सब इनके रह चुके, सब इनके साथ काम कर चुके, बहुत चीजों के साथ अग्री करते हैं, लेकिन बहुत चीजों के साथ अग्री नहीं भी करते हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई, ठीक है? तो वो वाली बात हो गई कि लोग अपने, उन्होंने अपना खुद का चीज, ठीक है? सबसे पहले पोस्ट फ्रॉइडियन थे हमारे कार्ल यूंग, परसेप्शन का ये मानना था, हमारे जो भी गोल्स हैं, हमारे जो भी एस्पिरेशन करना चाहते हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, वो हमारे पर्सनालिटी पे करते हैं, और मतलब ये सब जो है, हम लोग एज अ ह्यूमन, हम लोग जब भी कोई काम करते हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ हमारे एम एंड एस्पिरेशन, ठीक है, वही हमें गाइड करते हैं कि किस तरीके से काम करना है। थ्योरी का नाम था एनालिटिकल साइकोलॉजी, और इनका क्या कहना है कि पर्सनालिटी के अंदर कुछ कंपीट, आपस में दो फोर्सेस लड़ रही होती, आपस में लड़ रहे हो, एंड वो कहीं ना कहीं बैलेंस में तभी एक पर्सनालिटी भी बैलेंस। उन्होंने कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की बात करी थी, जहाँ पे इन्होंने एक एस्पेक्ट बात की थी, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस का, वो था आर्कीटाइप। आर्कीटाइप क्या होता है? एक ऐसी, जब भी मैं ऐसी चीज का कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं, और हम जब भी सोचते हैं भी क्रिएट इमेज, क्यों? ये हमारे पूर्वजों से आ रहा है ना, पूर्वजों से इंस्पायर्ड है, उनसे ही हमने इनहेरिट किया है, ये एक्वायर्ड नहीं, हेरिटेड होता है, ठीक है?
ये सब जैसे कोई मिथ हो गया, ड्रीम हो गए, कुछ हो गया, इन सब इंस्पायर्ड होता है। और यूंग, का नाम यूंग है, मैंने पहले बताया था, इनका नाम कार्ल यूंग है, कार्ल जंग मत बोलना। यूंग है, जे साइलेंट होता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स। कार्ल यूंग है इनका नाम, और कार्ल यूंग है, क्या कहा था, इनका बहुत ज़्यादा टाइम यही किया था, अलग-अलग फिलॉसफी, अलग-अलग ट्रेडिशन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इनकी बन के आई थी। और इन्होंने यही कहा था कि केवल अपने एस्पिरेशन और एक पूरा अच्छा इंसान वो तभी बन पाएगा जब उसके अंदर, जब जो ऑलरेडी पर्सनल पर्सनल और कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस उसके पास नॉलेज है, वो उसको अपने आप, अपने सेल्फ से क्रिएट कर ले, वो उसके बारे में अवेयर हो, क्या नॉलेज है इन वन पर्सन एंड कलेक्टिव अनकॉन्शियस, मस्ट लर्न टू लिव हार्मनी। मतलब तुम्हें एज अ पर्सन तुम्हें अवेयर होना है, तुम्हें अपने आप को अपने नॉलेज से यूनाइट करना है, और यूनाइट करने से क्या होगा, तुम शांति से, और तुम अपने एस्पिरेशन की तरफ बढ़ भी सकते हैं। दूसरी पोस्ट फ्रॉइडियन थी कैरन हॉर्नाय। उन्होंने क्या कहा था, ये भी फ्रॉइड की वो, लेकिन इनका ये मानना था, इन्होंने इंटरपर्सनल बात करी, उन्होंने ऑप्टिमिज्म पे बात करी कि ये जिंदगी बहुत सकारात्मक, ऑप्टिमिस्टिक, अच्छी, पॉजिटिव साथ हमें अपनी जिंदगी, नेगेटिविटी या पेसिमिज्म नहीं आना चाहिए, ठीक है? पेसिमिज्म, पैसा नहीं बोला मैंने, प्लीज प्लीज पैसा मत बोला, पेसिम, एक होता है ऑप्टिमिज्म, ठीक है? ऑप्टिमिज्म, तो ऑप्टिमिज्म हमें अपनी जिंदगी का चाहिए जिससे तुम आगे बढ़ोगे, ऑप्टिमिज्म रखोगे, हर चीज में नेगेटिविटी निकालोगे, हर चीज में नुक्स निकालोगे, व्हाट इफ बट ये निकालोगे, बस हमारा ग्रोथ रुक जाएगा, अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं, ठीक है? पहला एस्पेक्ट था ये। दूसरा एस्पेक्ट इनका ये कहना था कि पेरेंट्स होते हैं ना, बचपन से वो अपने बचपन में जो अपने बच्चों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, तो बच्चे उनसे डिमांड करते हैं attention, को नहीं मिलता है पेरेंट्स, तो उनका इंटरपर्सनल खराब होता है, और उसकी वजह से बच्चों की अंदर एक बेसिक एंग्जायटी डेवलप हो जाती है, और बड़े होके भी ट्रस्ट इश्यूज हो जाते हैं। नेक्स्ट पोस्ट फ्रॉइडियन थे, वो थे एल्फ्रेड एडलर। एल्फ्रेड एडलर कौन थे? उन्होंने इस बारे में बात करी, हमारा लाइफस्टाइल और सोशल इंटरेस्ट हमारे पर्सनालिटी को अफेक्ट करता है, थोड़ी इंडिविजुअल साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है, और इनके हिसाब से हमारा जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड है, पर्पस। हम कोई भी बिहेवियर तभी शो करते हैं जब उसके लिए कोई पर्पस है, जब उसके लिए कोई गोल, ऐसे ही हम हवा में कुछ करते हैं। यहाँ पे इन्होंने पर्सनल गोल के बारे में बात करी है कि हम सबके अपने अपने गोल्स हैं जो हमें करने हैं, और उसी को अचीव करने के लिए वी हैव अ बिहेवियर दैट इज अ पर्पस, दैट इज अ सोर्स ऑफ आवर मोटिवेशन, क्वालिटी देते हैं कि हमें आगे काम करना है, हमें पोटेंशियल है, ठीक है? और अगर हम ये पर्सन को कर पाते हैं तो सॉर्ट ऑफ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हमें लगता है कि हम काफी पीछे है, या हम मतलब नेगेटिव आपको अपने बारे में आने लगता है। कॉम्प्लेक्स, सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आपको अपने, अगर आप इसको ओवरकम कर लेते हो, अगर आप इसे कर लेते हो, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अच्छा है। बात आ जाते हैं और इनका जो था, इनका जो कंसर्न था वो ह्यूमन कंसर्न बात करी। हम ह्यूमन जो है वो एज अ सोशल बीइंग, हम लोगों के साथ इंटरैक्ट करके सर्वाइव कर सकते हैं, हम अकेले आइसोलेशन रह सकते हैं, और हमारे जितनी क्वालिटीज हैं, जैसे आगे जिंदगी बढ़ना या अपनी जो हमारी क्षमताएं हैं, जो हमारी पोटेंशियल है, वो अचीव अगर हमें करना है, तो हमारी जिंदगी आजादी होनी चाहिए कि हम कर सके, और हमारे पास ये हम न्याय और सच के लिए स्ट्राइव करें कि हम अपनी जिंदगी, ये तीन चीज हमारी जिंदगी का, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे, और आपकी जो पोटेंशियल है वो पूरे हो पाए, ठीक है? इसके अलावा हमारा कल्चर भी हमारे ट्रेड्स को इन्फ्लुएंस करता है, हमारा ट्रेड्स हमारे एक्सपीरियंस करता है, जो भी पर्सनालिटी है वो हमारे इन्फ्लुएंसेस, हमारे एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होती है, हमारे दूसरे लोगों के साथ जो हम इंटरैक्ट करते हैं,
उनके वजह से, उनके इंटरेक्शन के वजह से हमारी पर्सनालिटी इन्फ्लुएंस होती है। कल्चर भी बहुत बड़ा उसमें एक करता है इन्होंने, लेकिन जिस तरीके की सोसाइटी में हम रहते हैं उससे भी हमारा बहुत सारे ट्रेड्स जो है वो वजह से शिफ्ट हो, ठीक है। जैसे कल्चर हमें करता है, हम भी अपने ट्रेड के हिसाब से कल्चर और चीजों, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला था कि कुछ ऐसी पॉजिटिव क्वालिटीज आपको चाहिए फॉर पर्सनालिटी डेवलपमेंट, प्यार मोहब्बत, मतलब एरिक एरिक्सन ने कहा था कि जो लोग अपनी आइडेंटिटी बना पाते हैं, जो उनको नहीं पता उनका वजूद क्या है, उनका वो कौन है, क्यों है, अगर उनके पास उस चीज का रीजन नहीं होता है, अगर वो अपने आप को नहीं पहचान पाते रहते हैं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। जो एडोलेसेंट होता है वो अपने बारे में एक ख्याल रखना होता है और उसी ख्याल के हिसाब से वो आगे उसी दिशा में वो आगे बढ़ता है। सेंट्रल पर्सपेक्टिव अपने बारे में जनरेट करना जरूरी है। वो आपकी जिंदगी में आपको दिशा देती है कि आपको ऐसे ही मूव, अगर आप अपने बारे में ये ख्याल रखोगे कि बहुत अच्छी हूँ, बहुत मेहनती हूँ, अपनी जिंदगी की दिशा में आगे बढ़ाओगे और बहुत अच्छा काम करोगे। तो बोलोगे यार यार ही नहीं है, तो बहुत आलसी हूँ, ये हूँ, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव की दिशा में ही आगे बढ़ो। ऐसे ना फैक्ट में तो है ना। अच्छा, एडिक्शन की थ्योरी जो है अपन लोग उसमें पढ़ेंगे। अच्छा, आपने लेकिन जूनियर्स पढ़ेंगे। एडिक्शन की थ्योरी आप लोगों ने तो पढ़ी है ना, 8 स्टेज होते हैं, साइको सोशल स्टेज हम उसको ना, बच्चे से लेके इंफेंसी से लेके ओल्ड एज तक और हर के अलग अलग इशू डेवलप करने। साइकोडायनेमिक की क्या थे, पहली बात वो केस स्टडी पे बेस्ड था, तो वो जनरलाइज तो कर नहीं सकते, तो इसमें रिगरस साइंटिफिक बात, छोटी छोटी ये हुआ था, बड़े ग्रुप हुआ नहीं था, कोई चीज, कोई भी जो कॉन्सेप्ट था उसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया। अब डिफाइन नहीं करेंगे तो उसका आप मेजर कैसे करोगे। एंड चौथा, इनकी जो वर्ड जी का वो था, तो उनके पास जितने आते थे वो औरतों के आते थे, लेकिन अपने डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मेल का इस्तेमाल, बायस लोगों से, बहुत लोग इसी तो में बहुत वो बोला कि किया वैसा किया ना, इसी वजह से, और कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब उन्हीं की थ्योरी से इंस्पायर्ड है, लेकिन थोड़ी से अलग थ्योरी अपनी बनाई, क्योंकि बहुत चीजों से कैरन हॉर्न है, तो ये जेंडर, इसमें मेल फीमेल वाली चीजों उन्होंने फ्रॉइड की ट्रीटमेंट ऑफ एज ए इंफीरियर को चैलेंज किया। फ्रॉइड के हिसाब से मेल और फीमेल का फर्क होता है, और क्या नाम है, मतलब ये फ्रॉइड का था कि मेल ज्यादा सुपीरियर होता है, फीमेल सुपीरियर होती है, बट हॉर्ना ने ये बोला कोई भी मेल फीमेल इंफीरियर या सुपीरियर नहीं होता है, सबको एक जैसा ही लोग दूसरे लोग एडमायर करते हैं, एट्रीब्यूट को एडमायर किया जाता है। एंड वुमेन जो है वो बायोलॉजिकल से ज्यादा सोशल एंड कल्चरली अफेक्ट होती है। आई होप अगर आप एक लड़की को रिलेट करेगी, फिर लड़के भी इस बात पे रिलेट करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं, बहुत सबको ये एक्सेप्ट करेंगे कि आसान नहीं है। लेट्स नो नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में नहीं जाएंगे, अब हम अपनी पर्सनालिटी की दिशा। तुमने साइकोडायनेमिक पढ़ लिया, तुमने ये पढ़ लिया कि साइकोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस भी क्या थे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सबके अलग 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 कॉन्सेप्ट। अब हम पढ़ेंगे बिहेवियरल अप्रोच और आज हम पढ़ेंगे कल्चरल, ठीक है। बिना किसी विलंब के अब अपन लोग शुरू करेंगे, बस एक आधे मिनट का वाटर, आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड। अच्छा देखो, बिहेवियरिस्ट के बारे में तुम जानते हो,
बिहेवियर, बिहेवियरिज्म, बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट के नाम पता है? अगर जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। 11th में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था बिहेवियर। लर्निंग भी पढ़ी थी ना। बिहेवियरिस्ट कौन कौन थे? वॉटसन, स्किनर, पैवलॉव, ये सब ना। अब इन लोग का मेन आइडिया क्या था? ये लोग का क्या मानना था? कोई भी बिहेवियर जब हम समझते हैं, कोई भी बिहेवियर को जब हमें समझना होता है, तो हम क्या उसको का अंदर लाइक इंटरनली क्या उनकी फंक्शनिंग या कुछ तो हम मेजर करते हैं। अगर आप ये बोल रहे हो, अगर मैंने क्या बोला, मैं अज्यूम कर, बिकॉज लाइव चैट नहीं, आई एम अज्यूम, अगर आपका ये मानना है बिहेवियर जो है वो तब हम समझ सकते हैं जब हम उसे ऑब्जर्व करें, जब हम उसे वेरीफाई करें, जब हम उसे मेजर करें। बट एब्सोल्युटली, तो तुमने 11th की क्लास बहुत अच्छे से। द थिंग इज, ये अप्रोच इसी पे डील करता है कि हमारी इवन एज अ पर्सनालिटी भी हमारी लोगों से देख होती, लाइक लर्निंग के बेसिस पे हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। नॉट लाइक कि हम वो सीख के आते हैं, नहीं। पर्सनालिटी हमारी लर्निंग डेवलप होती है। मतलब कोई भी सिचुएशन हुआ, बेसिस पे हमने रिस्पॉन्ड किया, के एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे बिहेवियरल अप्रोच, तो ये अप्रोच इट डज नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू इंटरनल फंक्शनिंग और इंटरनल डायनेमिक्स ऑफ अंदर क्या चल रहा है उसको फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? बिहेवियर समझने, बिहेवियर ऑब्जर्वेबल होना चाहिए कि मैं उसको देख पा रही हूँ, मैं उसको ऑब्जर्व कर पा रही हूँ। वेरीफाइबल होना चाहिए, वेरीफाई कर पा रही हूँ। डिफाइन कर पा रही हूँ कि भाई वो बिहेवियर एग्जैक्टली क्या है, उसको मेजर करने के लिए मुझे डिफाइन तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो बिहेवियरिस्ट, सॉरी, रुको आज थोड़ा सा चीज। तो बिहेवियरिस्ट का क्या था? अंदर क्या चल रहा है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लिटरली फर्क नहीं पड़ता। क्या उसको फर्क पड़ता है? उनको फर्क पड़ता है उस डेटा से जिसको वो डिफाइन कर सके, ऑब्जर्व कर सके और मेजर कर सके। इसीलिए उनकी लर्निंग किस फोकस होती थी? स्टिमुलस रिस्पॉन्स, एसआर लर्निंग होती है, एसआर कनेक्शन एंड री। ये इनका मेन क्रक्स था बिहेवियरिस्ट का, लर्निंग का। अब उनके हिसाब से क्या मेन है ये चैप्टर? पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी क्या? पर्सनालिटी उनके हिसाब से क्या थी? जब भी हम एनवायरमेंटल स्टिमुलाई पे रिस्पॉन्ड करते हैं, है ना, तो हमारी पर्सनालिटी के वजह से डेवलप होती है। सिंपल सा उनका ये कहना था। पर्सनालिटी आपकी किस टर्म डिटर्मिन होती है? जब आप उस एनवायरनमेंट में किसी कमांड को आप जब रिस्पॉन्ड करते हो, उस हिसाब से आपका एनवायरनमेंट वो होता है, सॉरी आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। पर्सनालिटी कैन बी अंडरस्टूड एज व्हाट? रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, दैट इज योर पर्सनालिटी। So now they see the development simply as a change in one's character, that is person learns new environment। नया बिहेवियर हुआ, नया कुछ हुआ एनवायरनमेंट में, आपने नया बिहेवियर अडॉप्ट किया, वो आपकी पर्सन। उनको ट्रेड्स से कोई लेना देना नहीं, ट्रेड्स वगैरह से कुछ नहीं। कोई इंटरनल है ना, कोई फर्क नहीं। आपके सामने एक्सीडेंट हो गया, आपने उनको अप्रोच किया, आपका हेल्पफुल पर्सनालिटी आपको शो करेगा कि वेरी हेल्पफुल सोशल। आपकी क्लास में लोग बात कर रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंट। नया बिहेवियर, नया रिस्पॉन्स, पर्सनालिटी डेवलप। सिंपल इनका यही कॉन्सेप्ट है ना। बहुत सारे बिहेवियरिस्ट जो, तो पर्सनालिटी का जो यूनिट है जिस बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी बनती है वो है रिस्पॉन्स। क्या? जब अपने दोस्त को रिस्पॉन्स देते हो वो, हाँ, हाँ वही रिस्पॉन्स, मतलब तुम्हारा बिहेवियर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो जिससे तुम्हारी जरूरत पूरी हो रही है। Each response is a behavior which is needed to satisfy a specific। तुम कोई भी रख दिए, तुम किचन में गए, तुमने खाना खाया,
तो दैट इज अ रिस्पॉन्स। भूख लगने पे तुमने खाना खाया, खाना इज योर रिस्पॉन्स। तुम्हारी भूख मिट गई, दैट इज द नीड, जरूरत। जरूरत को जब तुम पूरा करोगे, दैट इज योर रिस्पॉन्स। यस, नो। तो ईच रिस्पॉन्स इज द बिहेवियर। वो भी तुम रिस्पॉन्स करते हो, वो बिहेवियर ही है, क्योंकि तुम्हारी एक जरूरत पूरी। जैसे तुम जानते हो हम सब क्यों खाते हैं, कि हम फूडी, खाने का बहुत शौकीन है, खाने से अच्छा इस दुनिया में और कुछ नहीं। वो मेरा मानना है, बट हम खाना क्यों फिर भी क्यों खाते हैं, लगती है। हमें भूख लगी तभी हम खाना खाते हैं ना, जब हमें पेट भरा तब तो हम नहीं खाते। हालांकि डेजर्ट के लिए जगह बना लेते हैं, बट भूख लगती है तभी खाते हो ना, तो इसी वजह से। As you all know, all of us eat because of hunger, but we are also very choosy about food। बात है, भूख लग रही है लेकिन खाएंगे हम यही। जब बोलते हैं ना भूख लगती है तो लोग कुछ भी खा लेता है, घर में अवेलेबल होता है वो खा लेता है, लेकिन नहीं, भूख लग रही है तो यही खाना है। घर में मम्मी ने बना दिया अच्छा सा, सब कुछ भी बना के दिया, जैसे बोला बिस्किट खा लो, ये खा लो, नहीं मुझे पास्ता ही खाना है, मैगी ही, उसी हंगर बिहेवियर ना। तो एज यू ऑल नो हम सब तभी खाते हैं जब हमें भूख लगती है, लेकिन हम तो वही खाएंगे जो हमें खाना है ना। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को, बच्चे क्या तुम्हें हरी सब्जियां खाना पसंद नहीं है, पालक, मेथी, लौकी, तोरी, या आप बोलोगे हाय 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 दीदी की नाम ले रहे हो तो आप ये सब। पर्सनली मुझे, मैंने टिंडे आज तक जिंदगी, आई डोंट नो आई एम लकी और पता नहीं, मैंने आज तक टेस्ट नहीं किया जिंदगी में, बट यस आई लव। मेथी बहुत पसंद है, पालक बहुत पसंद है, साग बहुत पसंद है, लौकी बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। मुझे सब पसंद है एक्सेप्ट कटहल। मैं कटहल तो ग्रेट नहीं, एंड नो ऑफेंस अगर किसी को कटहल, उसके अलावा मैं सब खा लेती हूँ। करेला भी मैं बहुत पसंद से खाती हूँ, बैंगन भी खाती हूँ, लेकिन बैंगन की, तो जैसे बच्चे तुम्हारी तरह जिन भी को ये सब सब्जियां खाना बिल्कुल नहीं पसंद। मैंने जिनका नाम बोले ना, पालक, कद्दू, लौकी, तोरी, सब नहीं खाते, लेकिन धीरे धीरे सीख जाते हैं। बचपन में तुम लोग नहीं खाते थे, लेकिन खाना कैसे सीख, क्यों सीख, कि तुम्हें बाद में पता चला कि इस भले ही टेस्ट अच्छा नहीं है, लेकिन इस अच्छे इफेक्ट्स, हेल्थ इफेक्ट, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत है ना। अकॉर्डिंग टू अब बिहेवियरल अप्रोच क्या कहता है, बच्चों को खिलाना सिखाना पड़ता है, उनको ये चीज खाना सिखाना पड़ता है ना। चिल्ड्रन में learn to eat such vegetable in an anticipation of approval from their parents. Later on, they may learn to eat vegetable not only because of their parents are pleased with it, but also because they acquire the taste, find them। कहने का मतलब क्या हुआ, बच्चे नहीं खाते और बचपन से तुम नहीं खा रहे, बचपन से अगर तुम नहीं खाते ना, तुम अगर खाते और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें शाबाशी देते, अरे वाह बेटा आज तो तुम खा ले, चलो आज हम आइसक्रीम खाते हैं, पूरी खा ली ना, चलो आज हम आइसक्रीम, लौकी खा ली ना, चलो आज मैं तुम्हें चॉकलेट खिला। अगर पेरेंट्स बच्चों की बिहेवियर को बढ़ावा दे, दैट इज फोर्स करें, क्या बच्चा वो बिहेवियर नहीं सीखेगा, सीखेगा। और क्योंकि वो कंटिन्यूड रहेगा, वो रीइंफोर्समेंट मिलती रहेगी, क्या बच्चा वो सीख जाएगा। क्या वो बच्चा खाते खाते उसको टेस्ट डेवलप नहीं होगा, क्या उसको उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, जरूर लगेगा। यही हमारी पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है। तुम बचपन से कोई काम कर रहे हो, उसके लिए तुम्हें रीइंफोर्स करते 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 एक टाइम तक ऐसा हो जाता है कि तुम्हें अब रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा ही शो कर, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हारे पर्सनालिटी में डेवलप हो जाती है ना। Thus, the core tendency that organizes the behavior is the reduction of biological, that is the accomplished response behavior that are linked। का मतलब ये कि बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करने का तरीका यही है कि हम जो हमारी जरूरत है उसको, हमारी बिहेवियर एनर्जाइज, उसको हमारी बिहेवियर उसको हम कम कर दें, और जो हम रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं वो हम रीइंफोर्स कर दें, जिससे कि हम 11th क्लास याद है, 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कैसे पालने,
पूछना पड़ेगा ना तुमसे। 11th क्लास याद है? 11th क्लास में कुछ टेक्निक्स पढ़ा था आपने? रिइंफोर्समेंट पढ़ा होगा, क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा होगा, है ना? पनिशमेंट पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा था 11th में? पढ़ा था ना? बहुत सारी टेक्निक्स पढ़े थे तुमने, लर्निंग प्रिंसिपल पढ़े थे ना, जहाँ पे तुम स्टिमुलाई का इस्तेमाल करते हो, कौन जो स्टिमुलाई जो इवेंट है, फिर उसका रिस्पॉन्ड देते हो, फिर उसका रीइंफोर्स पढ़ा था? थोड़ीज क्या पढ़े थे, या पर याद है? क्लासिकल कंडीशन में मैंने नहीं पढ़ाया था, बट तुम लोग पढ़ा था ना, क्लासिकल पैवलॉव ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थोड़ी थी, जो स्किनर ने दी थी, जहाँ पे उन्होंने रिइंफोर्समेंट पनिशमेंट की बात करी, है ना? ऑब्जर्वेशन लर्निंग की बात की थी, याद है? बैंडुरा ने दी थी, है ना? बोबो डॉल वाला एक्सपेरिमेंट मारते थे, जाता था, ऐसे डॉल थी ना। अब ये जो थ्योरीज है ना, थ्योरीज ऑफ क्लासिकल कंडीशन, पैवलॉव, इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको पता है? पता है नहीं? पता है ना? मतलब ब्रीफली अगर मैं बोलूँ क्लासिकल कंडीशनिंग क्या, दो स्टिमुलाई को जब तुम एसोसिएट करते हो, एसोसिएशन हो, तो अगर एक बिहेव दो बिहेव, जैसे फॉर एग्जांपल एक है फूड, क्या उसका रिस्पॉन्स क्या होगा? खानों को देख के क्या आएगा? मुंह में पानी। क्लासिक एग्जांपल यही है। एक एग्जांपल, चलो क्लासिक एग्जांपल, ओके, हमारे पास है, जैसे तुम डॉक्टर के पास जब जब भी तुम हॉस्पिटल जाते हो, तो तुम हर बात के लिए ना, जैसे जब भी जाते हो, नन ऑफ द लेस इंजेक्शन से डर लगता है, ठीक है? इंजेक्शन से सबको डर, जैसे मुझे डर नहीं लगता, ठीक है? तो तुमने इंजेक्शन देखा, इंजेक्शन की वजह से डर लगा, है ना? अब मान लो इंजेक्शन को मैं डॉक्टर से एसोसिएट, जब जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो, तब तब तुम्हें इंजेक्शन लगता है और उसकी वजह से तुम्हें डर लगता है। अब क्या, बार बार इसी चीज को अगर मैं पेयर करूँ, तुम डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन लगा, तुम्हें डर लगा, डॉक्टर के पास गए, इंजेक्शन लगा, डर लगा, अब ये चीज बहुत बार हो रही है, अब तुम्हें ऐसा ही तुम्हारे मन में एक बार ख्याल नहीं आएगा, मान लो अब फिर से तुम उस डॉक्टर के पास गए, लेकिन डॉक्टर ने तुम्हें इंजेक्शन नहीं लगाया, तुम्हें क्या डॉक्टर से डर नहीं लगेगा? लगेगा ना। क्यों लगेगा? क्योंकि डॉक्टर ने तो इंजेक्शन का जो वो था, जो पावर था, वो ले लिया, ये नहीं लिया, जब तुमने उसको ऐसा कर दिया कि डॉक्टर के पास ना, अब वो इंजेक्शन की पावर थी, वो डॉक्टर के अंदर चली गई है, तुम डॉक्टर को जब भी देखो तो तुम्हें डर लगता है, सिंपल। तो डॉक्टर और इंजेक्शन को तुमने ना एसोसिएट, ना कंडीशन किया, अब डॉक्टर को देखते ही तुम्हें डर लगने लगा, मतलब इंजेक्शन का रिस्पॉन्स डॉक्टर के साथ एसोसिएट। क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ा था। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? जहाँ पे हमने रीइंफोर्समेंट पढ़ा था, अच्छा बिहेवियर है तो उसको हम इनहांस करेंगे, हम उन्हें चीजें देंगे, लेकिन अगर बुरा बिहेवियर तो उसके लिए हम क्या करेंगे? उसको पनिशमेंट, जब बिहेवियर कम हो जाए। और ऑब्जर्वेशन क्या था कि छोटे बच्चे या कोई भी, हम भी जब अपने रोल मॉडल को देखते, हम उनको देखते हुए बहुत चीजें बच्चे ही, बड़े भी चीजों को देखते देखते यही पढ़ा था, यही प्रिंसिपल था। हाँ, अब ये बिहेवियर, ये थ्योरीज लर्निंग के आधार पे है, और बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए, बिहेवियर को आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, अब इन प्रिंसिपल के को ज्यादा यूज करके पर्सनालिटी डेवलप हुई, लर्निंग थ्योरी क्या हुआ है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की बात करूँ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग मतलब क्या? बैंड्यूरा की थ्योरी, आप लोगों को देखोगे, अपने रोल मॉडल को वो मतलब ऑब्जर्व करोगे, तो आप उनके जैसे ही बनो। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी क्या कंसिडर करती है कि आपका जो थॉट प्रोसेस होता है, वो लर्निंग में काफी इंपॉर्टेंट होता है, ऑलमोस्ट बट these find almost no place in classical conditioning। क्या मतलब हुआ? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मानना ये है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के हिसाब से जितना ज्यादा थॉट प्रोसेस लर्निंग में लगता है, सोचना, क्या वो क्लासिकल एंड ऑपरेंट में लगता है? नहीं, वहां पे हम बस एक पैटर्न देखते हैं और उस पैटर्न को देख के बोलते हैं, लेकिन कॉग्निट, जब हम ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं, हम अपने दिमाग की घुट्टे दौड़ाते हैं, तो थॉट प्रोसेस इज important in learning, but क्लासिकल एंड इंस्ट्रूमेंटल में
ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का एम्फेसिस सोशल लर्निंग पे, दूसरों को देख के हम दूसरों के बिहेवियर को देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसी को अपने ऊपर मिरर करते हैं, क्रिएट करते हैं के बेसिस पे और सेल्फ रेगुलेशन के पे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अपने आप को हम सेल्फ रेगुलेट करते हैं ना, देखते हैं, फिर अपने आप पे उसको अप्लाई करते हैं, फिर अकॉर्डिंगली वो करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के फायदे हैं। लेकिन क्या ये क्लासिकल और ऑपरेंट में होता है? नहीं। तो क्लास ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के दो एस्पेक्ट। पहली बात, अ, पहला वहाँ पे थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना? सीखने के लिए हमें थॉट प्रोसेस लगेगा। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में जो भी लर्निंग होती है, क्यों? क्योंकि उसमें आप किसी को ऑब्जर्व करते हो, किसी को इमिटेट करते हो और सेल्फ रेगुलेशन, खुद को रेगुलेट। ये था हमारा बिहेवियरल अप्रोच। सिंपल था ना सिंपल। बिहेवियरल अप्रोच पे वैसे क्वेश्चन कल्चरल पे भी नहीं आते, बट पढ़ना जरूर। अब आ जाता है तुम्हारा कल्चरल अप्रोच। कल्चरल क्या होता है? कल्चर, कल्चर तुम्हारे पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, तो इट डिपेंड्स फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। मेरा पर्सनालिटी मेरे कल्चर में, मेरे पर्सनालिटी को मेरे कल्चर ने मॉडिफाई किया, इन्फ्लुएंस किया है, बट तुम्हारी पर्सनालिटी तुम्हारे कल्चर के हिसाब से तो हम सबका कल्चर अलग, तो इसलिए हमारी सबकी पर्सनालिटी भी अलग। सिंपल। दिस अप्रोच अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टैंड पर्सनालिटी इन द फीचर ऑफ इकोलॉजिकल एंड कल्चरल। कहाँ रह रहे हो, तुम्हारा ज्योग्राफिकल रीजन क्या है, तुम्हारे आजू बाजू क्या हो रहा है ना? हर एक हमारी पर्सनालिटी को ड्राइव करता है, हर चीज हमारी पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस, एज सिंपल एज। ठीक है? अब इसका मतलब क्या है कि जो ग्रुप में हम रहते हैं, उस ग्रुप का जो लोकेशन है, उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, का जो कुछ भी है, जैसे अगर मैं ग्रुप का एक इकोनॉमिक मेंटेनेंस सिस्टम ही plays a vital role in the origin of cultural and behavior. इकोनॉमिक सिस्टम कैसे उसका मेंटेनेंस चल रहा है ना, किस तरीके का मेंटेनेंस है उस ग्रुप का, उस बेसिस पे का बेसिस है, उसी बेसिस पे आपका भी कल्चरल एंड बिहेवियर वेरिएशन है ना? अब जैसे क्लाइमेट, मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, नेचुरल टेरेन ऑफ द हैबिटेट क्या है, कितने पेड़ पौधे हैं, कितना खाना अवेलेबल है, ये सब आपके सिर्फ लोगों के इकोनॉमिक एक्टिविटी को नहीं दर्शाता है, लेकिन वो ये भी दिखाता है कि आप कितना अडाप्ट कर पा रहे हो, वहाँ पे आप कितने लोगों से अपना कनेक्शन बना पा रहे हो, है ना? सेटलमेंट, डिविजन पैटर्न, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ लेबर, अदर फीचर, सब कुछ मिला जुला के चाइल्ड के ओवरऑल लर्निंग एनवायरनमेंट, कहाँ रह रहे हो, कौन क्या है वहां पर, खाना अवेलेबल है नहीं, अवेलेबल हो जाता है कि नहीं, जंगल झाड़ है कि जंगल है या नहीं, पेड़ पौधे हैं या नहीं, जानवर है या नहीं, बहुत कुछ कंसिडर होकर कल्चर में ना। और इसकी इकोनॉमिक सेटलमेंट मतलब क्या, तुम इससे अपना लाइवलीहुड पैसा कमा पा रहे हो कि तुम अपना जीवन यापन, मतलब अपना लाइवलीहुड एंजॉय कर पाओ। बेसिस हम बस इकोनॉमिक सेटलमेंट के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी है कि वहाँ पे अडाप्ट कर पा रहे हो, कितनी वहाँ पे सेटल हो पा रहे हो ना, तुम्हारा रहने चलने उठने बैठने का ढंग क्या है ना? इसके अलावा तुम अपने, अगर तुम्हारे जैसे बच्चे हैं, तो भी बच्चे नहीं है, बच्चे का नाम सुनकर तुम बहुत खुश हो गए, जैसे लोगों होते हैं, तो उन लोगों की परवरिश कैसे होगी, तो हर एक डिपेंड करती है। ये कल्चरल एनवायरमेंट, क्लाइमेटिक, ये जो सिनेरियो है ना, और सिर्फ आपका इकोनॉमिक सेटलमेंट, हर एक चीज मैटर करती है। कल्चरल अप्रोच इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। शायद तुम अलग हो और मैं ना, ना, लोगों की स्किल, लोगों की एबिलिटी, का बिहेवियर, लोग वैल्यूज, सब आपके इन, आप जहाँ रहते हिसाब से आपका सोचना, आपके स्किल्स, आपकी एबिलिटी, आपकी क्षमता, आपका बिहेवियर, आपकी प्रायोरिटीज, हर एक आपके खाने,
बैठने हर चीज़ आपके जो भी कल्चर में नियम है, रस्म है, शादी की रस्में होती है ना, मेहंदी संगीत सब कुछ, हल्दी मेहंदी संगीत, वैसे ही आपकी कल्चर की क्या रस्में हैं, क्या सेरेमनी, क्या सेलिब्रेशन है, हर एक चीज़ आपकी इस कंडीशन पे डिपेंड करती है कि आप कौन से कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं ना, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है, आपका एनवायरनमेंट क्या है। तो रिचुअल, सेरेमनी, वहाँ पे क्या आर्ट होता है, वहाँ पे क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस, वहाँ पे क्या हॉबीज हैं, हर एक चीज आपके कल्चर से आपके पर्सनालिटी को प्रोजेक्ट करता है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में हर एक चीज आपके कल्चर का एक एक कतरा दिखता है। आप कौन से कल्चर से बिलोंग करते हो, आपका कौन क्या कल्चरल बैकग्राउंड है, आपकी पर्सनालिटी सब बता देती है। आपका उठना बैठना खाना बैठना, आपका उठना बैठना बोलना चलना सोचना खाना हर चीज़ और तरीके से आप बात कर रहे हो, हर एक कल्चर का कतरा आपके पर्सनैलिटी कल्चर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम ना। जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी क्वालिटीज़ काफ़ी अपने एनवायरनमेंट से हैं। कैसे सीख जाते हैं? जब उसमें वो ढल जाते हैं तो वो अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेते हैं। People develop various personality qualities adapt to ecological and cultural features of a group. उसी एनवायरनमेंट में घुसने के उसी एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने के लिए अपनी क्वालिटीज वैसी बना लेते वैसी डेवलप कर लेते पानी की तरह अपने आप को बना लेते कि पानी को देखा है पानी को अगर जिस में डालोगे वो उसका शेप ले लेती है तो ये अपने आप को वैसा ही है कल्चरल अप्रोच कंसिडर पर्सनालिटी एज एन अडेप्टेशन ग्रुप डिमांड ऑफ देयर इकोलॉजी और कल्चर कल्चरल अप्रोच के हिसाब से पर्सनालिटी इज व्हाट पर्सनालिटी इज वेयर तुम अपने आप को एज अ पर्सन तुम एनवायरनमेंट तुम कल्चर में जब अडेप्ट करते हो ना एक डिमांड में जब तुम अडेप्ट अपने आप को करते हो अकॉर्डिंगली बन के आते हो दैट इज योर पर्सनैलिटी ठीक है जी मैं जिस कल्चर में बिलोंग तो मेरे कल्चरल डिमांड्स क्या है अकॉर्डिंग टू दैट मैं जब उसमें अडेप्ट करती हूँ तो मेरे पर्सनालिटी अलग होंगे तुम्हारी पर्सनालिटी अलग होंगी तुम कैसे अडेप्ट कर रहे हो एक कल्चरल डिमांड के हिसाब से दैट डिफाइन पर्सनैलिटी है नाउ एक एग्जांपल समझो तो एक छोटी सी एग्जांपल समझो तुम जैसा जानते हो कि दुनिया की जो अच्छी खासी पॉपुलेशन है आज भी वो जंगल में रहती है ना गुड proportion of world's population forest and mountainous है ना हाँ कि ना मतलब अच्छी वर्ल्ड की पॉपुलेशन आपकी फॉरेस्ट में रहती है पहाड़ों में रहती है ना जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं शिकार करते हैं या गैदरिंग करते हैं ना जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं अपना प्राइमरी है उससे तो पैसे मिलते हैं उनका दिन चलता है उसी से हंटिंग और गैदरिंग ना लकड़ी कलेक्ट कर ली उसको बेच दिया या नहीं बेच नहीं दिया प्राइमरी मीन है ना हाँ लकड़ी कलेक्ट कर ली उससे खाना बना लिया उससे चीजें बना लिया हंट कर लिया मतलब ये है ना अब जैसे झारखंड बिहार ट्राइबल ग्रुप वो ऐसी पॉपुलेशन करते हैं जो हंटिंग और गैदरिंग करते हैं अब इसमें क्या है बहुत लोग नोमैडिक लाइफ जीते नोमैडिक लाइफ क्या होता है बंजारे का एक फिक्स लोकेशन नहीं का कोई fixed जगह नहीं होता आज यहाँ है तो कल वहां है होंगे रहते बंजारे हैं ना जगह नहीं तो इनका कांस्टेंट मूवमेंट होते रहता है फ्रॉम वन फॉरेस्ट टू अनदर इन सर्च ऑफ गेम अदर फॉरेस्ट तो जरूरी तो नहीं एक ही जंगल उनको सब मिल जाएगा नहीं वो अलग अलग जंगल जाते हैं अलग अलग जगह से अलग अलग चीज लेते हैं सिंपल सी बात है ना फ्रूट्स जैसे तुम जब बुफे रेस्टोरेंट जाते हो तो हर जगह तो तुम्हें एक चीज नहीं मिल जाती एक जगह तुम्हें डेजर्ट मिलता है एक जगह तुम्हें मेन कोर्स मिलता है एक जगह तुम्हें क्या नाम है स्नैक्स मिलता है एक जगह तुम्हें कुछ और मिलता है ना मैं ललचाऊंगी मुझे भी खाने का मन कर रहा है तुम भी अब तुम्हें भी अब ऐसे भी तब मैंने एग्जाम्पल दिया जैसे कि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज उसी तरीके से ये लोग भी जो बंजारे हैं तो इस जगह से ये लोग
तो टिके तो नहीं रहेंगे तुम्हारी तरह, जैसे तुम्हारा घर है, एक ही जगह टिका हुआ है ना, तुम वहीं रहते हो हर हमेशा। तो वो तो कोई घर नहीं है, तो अपना घर लेके साथ-साथ घूमते हैं। आज का यहाँ, कल वहाँ, परसों कहाँ, ऐसे घूमते रहते हैं। क्योंकि इन हर टाइम इन डिमांड्स अलग हों, कल हमें ये चाहिए, आज हमें वो चाहिए, आज हमें ये फॉरेस्ट में, हर हिसाब से ये लोग अपने आप को घूमते रहते हैं, है ना? सोसाइटी का क्या है? इस सोसाइटी में बच्चों का क्या होता है? तो बच्चे जो हैं, बहुत कम वो लोग को इतनी आज़ादी होती है कि वो फॉरेस्ट में अच्छे पूरा फॉरेस्ट पूरा जंगल एक्सप्लोर, है ना? और ये देखो कहाँ पे कौन-सी चीज़, कहाँ पे क्या मिल रही है, कैसे मिल रही है, तो समझो, देखो, समझ तो अपनी पर्सनैलिटी वैसे डेवलप कर। Children from this an early age are allowed enormous free forest and learn hunting and gathering. सिंपल, जाओ घूमो, जाओ छोड़ दिया तुम्हें, पूरी छूट, जाओ। आराम से तुम फॉरेस्ट में फॉरेस्ट में घूमने के बाद अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगे तो सीखो कि कैसे शिकार करते हैं, कैसे कोई चीज़ कलेक्ट करते हैं, सब कुछ, है ना? अब चाइल्ड में जो सोशलाइज़ेशन प्रैक्टिस है, लोगों के साथ बातचीत करना, लोग हेल्प करना, वो चीज़, ये भी डेवलप हो जाता है। बच्चे इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। ऐसा ना हमेशा किसी और के ऊपर ही निर्भर रहे, उसका काम ना हो। जैसे तुम अगर किसी और के ऊपर निर्भर करते हो ना, वो करेगा फिर मैं करूँगा, नहीं। बच्चे शुरुआत से ही सोशलाइज़ रहते हैं। इंडिपेंडेंटली अपना काम करने की कोशिश, पर निर्धारित ना रहे, डिपेंडेंट ना रहे, निर्भर ना करें। Their child socialization practice are also aimed at making child independent. Many things without the help of elder. Autonomous अपने फैसले खुद ले, अचीवमेंट ओरिएंटेड, को पता हो कि किस पे रिस्क है और अकॉर्डिंग टू दैट आउटकम उनका निकले। रिस्क है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, अचीवमेंट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, नो मैटर व्हाट। हमारा भी होता है ना, वो एग्जाम तो हम लास्ट मोमेंट पढ़ के जाएंगे, वो रिस्क होता है ना, एक्सेप्ट करते हो ना उस risk? हाँ, तो यही है। एक्सेप्ट रिस्क एंड चैलेंजेस सच एज दोस इन कॉमन अर्थ। सिंपल, हंटिंग वगैरह में कितने होता है ना, और ये रिस्क उठाने को तैयार है, मुश्किलें उठाने को तैयार हो, कि वो बचपन से ही उनको इतनी आज़ादी देते हैं। हम लोग को आज़ादी तो छोड़ो, हम लोग आर एट दिस स्टेज कि लोग कहीं जाते तो हम बता के जाते कि हम ना यहाँ जा रहे हैं, तो वो नहीं है, जहाँ जाना है जाओ, वो करना है करो। तुम, क्योंकि तुम, जंगल ही तुम्हारा घर है। जंगल एक कन्फाइंड एरिया नहीं है, चार दीवारी नहीं, जंगल इस बहुत वाइड स्प्रेड है। जंगल एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ये समझ कौन सी चीज़ वहाँ पे कितने अमाउंट में मिल है, कैसे मिल रही है, तो दैट थिंग यू हैव टू फिगर इट आउट। यही चीज़ सिखाया जाता है बचपन से। आत्मनिर्भर बनो, इंडिपेंडेंट काम करो, ऑटोनॉमस रहो, है ना? अपने फैसले खुद लो, अचीवमेंट ओरिएंटेड। अब जो लोग एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ हो, खेत अ किसान के घर से होते हैं ना, उनके अंदर क्या, बच्चे जो हैं, क्या करते हैं? बच्चे जो हैं, बच्चों को क्या सिखाया जाता है? बड़ों का आदर करो, बड़ों का सम्मान करो, है ना? बड़े जो कह रहे हैं उनकी बात मानो, अपने छोटों की देखभाल करो और अपने फर्ज की तरफ ज़िम्मेदार बनो। ये जाती है, वो भी किसान की फैमिली से बिलॉन्ग कर रहा है, कोई उनके बच्चों को ये सिखाई जाती है। बड़ों का आदर, सम्मान, जो भी वो कह रहे हैं वो करो, बिना कुछ सुपर में से मैं यही पर करने को लाइक डोंट हैव टू से अटर अ वर्ड, डोंट हैव टू ऑब्जेक्ट, तुम्हें कुछ अपना ऑब्जेक्शन, वो कहा तुम्हें बस करना है। तुम्हें अपने छोटों का ध्यान रखना है, उनकी देखभाल करनी है एंड अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना है। हमारा फर्ज है। Yes. अब क्योंकि ये बिहेवियरल क्वालिटी हमारे इसमें ज्यादा फंक्शनल है, क्योंकि हम ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं और हमें बोला जाता है कि तुम्हें ऐसा ऐसा करना है, they become dominant feature of people's personality in contrast to economy are more functional hunting gathering। हमें बोला जाता है तो हमें ज्यादा फंक्शनल लगता है, और इसके क्या होता है, हमें लगता है हमारी पर्सनालिटी इसी पर डेवलप, लेकिन तो लोग ट्राइबल एरिया से हैं, है ना, जिन बच्चों को ये चीज़ों का वो मिल जाता है, इंडिपेंडेंटली काम करना है,
ऑटोनॉमी में काम करना है, मतलब उनके पास ही सब कुछ हाथ में है सब कुछ। हमारे पास क्या सब कुछ हमारे हाथ में होता है? नहीं। तो बहुत चीज़ लोगों के दायरे में रह के करते हैं, है ना? लोगों की बात सुन करते हैं। तो ये वाली जो चीज़, ये हमारे पर्सनैलिटी को अफ़ेक्ट करती है। तुम किस सोसाइटी से आ रहे हो दैट डिपेंड्स योर हमारा बैकग्राउंड क्या है दैट डिपेंड्स योर पर्सनैलिटी। अगर तुम इससे आ रहे हो तो तुम्हें लगेगा ये ज़्यादा फंक्शनल है। जब इनका पढ़ोगे कॉन्ट्रास्ट ट्राइबल वालों का तुम्हें लगेगा ज़्यादा ये ज़्यादा अच्छा है ना? इन कॉन्ट्रास्ट टू इंडिपेंडेंस, ऑटोनॉमी एंड अचीवमेंट आर मोर फंक्शनल। फंक्शनल मतलब अगर फंक्शनल तो ज़्यादा वैल्यू भी किया जाएगा। बात है। अपना-अपना सॉरी अपना-अपना पर्सपेक्टिव हो, ठीक है? और इस इकोनॉमी देखो अब इकोनॉमी भी अलग हो गई, क्योंकि कोई इकोनॉमिक्स ग्रोथ का कुछ वो है नहीं। उसका क्या है? लकड़ी काटना है, लकड़ी जलाना है, उसी पे खाना बनाना है। हमारा क्या ये हो पैसे चाहिए, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ अलग होता है। तो वही, क्योंकि ये हमारा इकोनॉमिक पर्स्यू अलग है, हमारे डिमांड्स अलग हैं। ये बच्चे तो हंटिंग गैदरिंग सोसाइटी के हैं और जो एग्रीकल्चर सोसाइटी के, सबके पर्सनैलिटी पैटर्न अलग-अलग। बोलोगे दीदी मैंने कहा इतना बड़ा पैराग्राफ, यही है कल्चरल अप्रोच। कल्चरल अप्रोच का मतलब यही, वो भी आपकी कल्चर की डिमांड है आपसे। आपको दायरे में पर कल्चर ही आपको ऐसा शेप कर देता है, आप ऐसे अपने कल्चर में ढल जाते हो, आप अपने कल्चर की डिमांड्स को ऐसे अडॉप्ट कर लेते हो, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाती है। भले ही आप वैसे नहीं, आपकी पर्सनैलिटी वैसी हो जाती है, ठीक है? ये आप अपने दोस्तों से अलग हो। मैंने क्या बोला? सब पर्सनैलिटी को समझने के अपने-अपने तरीके हैं, अपने-अपने व्यू पॉइंट्स हैं और कोई भी व्यू पॉइंट सही या गलत नहीं, सबके अपने-अपने नज़रिए हैं पर्सनैलिटी को। टाइप पढ़ा, तरह-तरह के टाइप्स होते हैं पर्सनैलिटी के। ट्रेट पढ़ा, अलग-अलग लोगों में ट्रेड्स होते हैं। साइकोडायनामिक पढ़ा कि लोगों के अंदर इंडिविजुअल्स की इंटरनल फंक्शनिंग। फ्रॉइड के बाद और भी उनके शिष्य आए, हमने उनकी पर्सनैलिटी सबके क्या अलग-अलग मायने रखता है। फिर हमने बिहेवियरल अप्रोच पढ़ा, जहाँ पे हमने ये देखा कि पर्सनैलिटी इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लर्निंग। हम जो सीखते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी पे दिखता है। हम कैसे कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन से कर रहे हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग से कर रहे हैं, रिइंफोर्समेंट से कर रहे हैं, सब कुछ हमारे पर्सनैलिटी पे अफेक्ट करता है। फिर हमने लास्टली कल्चर अभी पढ़ लिया। कल्चर कल्चर में हम रह रहे हैं, जो कल्चर की डिमांड है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस कल्चर में हम रह रहे हैं उसका इकोनॉमिक ग्रोथ अलग होता है, कि हर चीज़ एक-एक छोटी चीज़ का एक-एक कतरा अलग-अलग होता है। तो वो हमारे पर्सनैलिटी में साफ-साफ दिख जाता है कि हम कौन-सी पर्सनैलिटी से बिलॉन्ग करते हैं। अगर तुमने ये ध्यान दिया होगा जो लोग पहाड़ी इलाके से नॉट टाइपिंग मैंने ये ऑब्जर्व किया, मेरा ऑब्जर्वेशन जो लोग पहाड़ी इलाके से काफ़ी शांत होते हैं, पहाड़ से, है ना? पहाड़ वाले तरफ से शांत मिजाज के, काफ़ी शांत होते हैं। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है ना? तो वो उनकी पर्सनैलिटी में भी वो बोल चलते हैं, पर्सनैलिटी में दिखता है। तो ये चीज़ है। अब जैसे तू फर्स्ट टाइम बोलता है, बताना था अरे यार ये ना कुछ सुना-सुना सा लग रहा है, पहाड़ से। तो अपनी पहाड़ी लैंग्वेज जब थोड़ा उसकी बोलने में जो पहाड़ी का एक्सेंट आ जाता है, बोलते हैं अरे तू पहाड़ से है क्या? मतलब तू पहाड़ी है क्या? कहीं से है क्या? मतलब उत्तराखंड है से है या हिमाचल से? एंड दे सेड यस हम लोग हिमाचल से हैं। तो थे कि हाँ, देखा मुझे पता था तू ही। क्यों? क्योंकि उनका पर्सनैलिटी उनको अफ़ेक्ट कर रहा है। ना उनका जो जिस कल्चर से वो आते हैं, वो उनकी पर्सनैलिटी में साफ-साफ दिखता है। लेकिन वो वहाँ से यहाँ आए हैं, तो अभी तो वहीं का इन्फ्लुएंस रहेगा। यहाँ के कल्चर में आने में उनको समय लगेगा, लेकिन पूरा कल्चर अफ़ेक्ट करेगा उनकी पर्सनैलिटी को? नहीं, बचपन से वो वहीं रहते थे। अभी 2 साल अभी 1 महीने पहले आए, तो 1 महीने में क्या उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाएगी? दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग। कल्चर आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत बड़ा रोल है ना यहाँ पे। कल्चर अप्रोच कंसीडर पर्सनैलिटी एज़ एन अडैप्टेशन
एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल और अ ग्रुप डिमांड ऑफ। तो आपका कल्चर डिमांड कर रहा है, अकॉर्डिंगली आपका बिहेवियर भी आप एज अ इंडिविजुअल या ग्रुप अडेप्ट कर, वही आपकी पर्सन है। और हर लोगों का कल्चर डिमांड अलग है, इकोनॉमिक परस्यू अलग है, तो उस के साथ हमारा एक और अप्रोच बचता है, दैट इज अप्रोच, जो हम कल पढ़ेंगे। आई नो आज अब नहीं पढ़ेंगे, है तो छोटा, तो हम इसको कल पढ़ेंगे। ये बहुत पॉजिटिव, बहुत इंस्पायरिंग है। ये तुम्हारी क्षमता के ऊपर है कि तुम कैसे एक फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल बन सकते हो। तो इस बारे में हम कल बात करेंगे कि तुम अपनी क्षमताओं को कैसे पूरा कर सकते हो, क्षमताओं पे कैसे। तो ये सब के बारे में हम लोग कल बात करेंगे जी, आज नहीं करेंगे। आज की हमारी छुट्टी, आज हमने बस बिहेवियर एंड कल्चरल अप्रोच पढ़ा। आई होप तुम्हें समझ में आया। ओके, कल हम ह्यूमनिस्टिक पढ़ेंगे एंड कोशिश करेंगे असेसमेंट का, यहाँ इतना हम शुरू कर दें, एटलीस्ट असेसमेंट शुरू कर दें। असेसमेंट भी इम्पोर्टेंट, और असेसमेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा उस पे क्वेश्चन आता है तुम्हारा प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स पे बहुत क्वेश्चन। ट्राई कि अब जितना जल्दी हो सके इसको खत्म करने का। इस चैप्टर के टोटल 12 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो 12 पार्ट्स है तो तुम समझ ही सकते, इम्पोर्टेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर के 12 पार्ट्स होंगे एंड वी आर अबाउट टू फिनिश दिस चैप्टर। एज जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, हम चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 कर लेंगे, फटाफट करेंगे। मैंने बोला फर्स्ट 5 चैप्टर तुम्हारे बहुत लंबे हैं, और उसमें से सबसे लंबा चैप्टर ये। फिर तुम्हारा मीटिंग लाइफ चैलेंजेस आ जाएगा, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आ जाएगा, और फिर थेरेप्यूटिक अप्रोचेस बिट छोटा। आई थिंक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तक थोड़ा लंबा चैप्टर है, बट पढ़ना है तो पढ़ेंगे, है ना। तो उसमें मैं बता दूंगी किस ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसमें। ह्यूमनिस्टिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं। 4 या 6 मार्क का क्वेश्चन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम आते हैं मेरे पास पीवाईक्यूज में, उसी के बेसिस पे ह्यूमनिस्टिक पे यू गेट अ क्वेश्चन, यू विल गेट अ क्वेश्चन एज एन चांसेस है आने के। 4-6 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं। कल हम ह्यूमनिस्टिक अप्रोच का आगाज करेंगे, और थोड़ा सा ये असेसमेंट का ये इतना पार्ट होगा तो कवर कर लेंगे, और ये भी पढ़ेंगे हेल्दी पर्सन क्या। आज की क्लास हमारी बस बिहेवियर एंड कल्चरल है, आज की क्लास के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि तुम्हें क्लासेस समझ में आ रही है, तुम्हारी क्लासेस ज्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं हो रही है, ठीक है। ज्यादा एग्जॉस्टिंग नहीं हो रही है, और अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कर दो मुझे, यहाँ पे भेज दो, मुझे बता दो, वो अच्छा लगे, अपने कन्वीनियंस अच्छा लगे जी। एंड प्लेलिस्ट तो ऑलरेडी बनी हुई है क्लास 12 की, तो क्लास 12 की प्लेलिस्ट बनी है, उसमें तुम्हारा चैप्टर 1 पूरा डाला हुआ है, चैप्टर 12 और चैप्टर 2 अभी चल रहा है। सब कुछ प्लेलिस्ट में डल रहा है पार्ट बाय पार्ट, सो दैट तुम, और पार्ट जब तुम देखते हो ना तो देखो उसमें इस डिस्क्रिप्शन में बता देती हूँ कि मैंने उस क्लास में तुम्हें कितना पढ़ाया है, तो उस हिसाब से भी तुम अपनी वीडियो को ढूंढ, वीडियो में परेशानी नहीं है। और कुछ नहीं, हाँ। और टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लो, क्योंकि तुम्हारे जितने भी नोट्स आएंगे, तुम्हारे जितने अनाउंसमेंट्स आएंगी, तुम्हारे जो भी आएंगे सब टेलीग्राम पे हो। जब हमारा हाफ ईयरली का हम सिलेबस कर लेंगे बाय अगस्त मोस्ट प्रोबेबली, यस तो ऑलरेडी आई थिंक बाय दिस वीक हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, एंड होपफुली बाय दिस नेक्स्ट वीक के फर्स्ट 2 डेज तक हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, एंड उसके बाद हम चैप्टर 3 करेंगे। तो आई थिंक यस अगस्त में हम वी विल डन विद योर मेरा विद आवर सिलेबस फॉर हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली की जब हम खत्म कर देंगे, मैंने बोला ज्यादा पार्ट्स में नहीं, 5-6 तक, लाइक एवरेज 5-6 होता है, थोड़ा सा एक्सटेंड अगर हो जाएगा तो ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं 1 घंटे की ही रखना चाहती हूँ जिससे कि तुम कॉन्सेंट्रेट के साथ कॉन्सेंट्रेट पढ़ सकते। अदरवाइज तुम क्या करते हो, 2x की स्पीड पे लगाते हो और 1 घंटे की क्लास 4 घंटे में। साइकोलॉजी है, हाँ।
तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, उसमें आपको सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन। एंड सी यू टुमारो विद पार्ट एंड पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू दैट इज अप्रोच। तब तक के लिए अपना ढेर का ध्यान रखें। टेक केयर, सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ